नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ प्रवासी भारतीय लेखिका उषा राजे सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी मुट्ठी भर उजियारा। सुबह की सफेदी में अभी भी रात की श्यामलता थी। धुंध की हल्की सी परत वातावरण को बोझिल बना रही थी। बस अभी सुबह होने वाली थी। पूर्व की ओर आसमान में लाल रंग धीरे धीरे फैल रहा था। शन्नो ने जाली का पर्दा हटाकर देखा। सूरज निकलेगा, उसने सोचा। तभी उसकी आंख सड़क पार फेंस पर बैठी लंबी पूंछ वाली काली टैबी कैट पर जाकर अटक गई। टैबी कैट किसी मुग्धा की भांति उगते सूरज को निहार रही थी, बिल्कुल शांत, ध्यान मग्न, मानो सूर्य देवता की आराधना कर रही हो। उसकी लंबी काली पूंछ दीवार की इस तरफ लटक रही थी। सुबह की सफेदी और सूरज की फैलती लालिमा के बीच सिलुएट बनी बिल्ली उसे रहस्यमयी लगी। तभी ग्रे यूनिफॉर्म पहने एक स्मार्ट लड़का कंधे पर बैग टांगे आया। सुख से बैठी बिल्ली की पूंछ बिला वजह झटके से खींच दी। बिल्ली एक दर्द भरे म्याऊं के साथ पेवमेंट पर गिरी। बिल्ली भयभीत बदहवास सड़क पर भागने की कोशिश में तेजी से आती लॉरी के नीचे से जान बचा बेतहाशा भाग रही है। भाग तो शन्नो भी रही है और बेतहाशा भाग रही है। शन्नो के अंग अंग में वेदना की लहरें मरोड़ लेने लगीं। जख्मों पर पड़े खुरंट उखड़ने लगे। विधवा, बीमार सास और 2 बच्चों के साथ उसे छोड़ सुभाष एक दिन चुपचाप भाग गया। 5 साल उसने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। 3 महीने बाद बच्चों की सालाना फीस जमा करने जब बैंक से रुपए निकालने गई तो पाया सुभाष खाता झाड़ पहुंच गया था। इस बीच सास उसे खूब जली कटी सुनाती रही। हमेशा अपने भगोड़े बेटे को बेकसूर और उसे कसूरवार ठहराया, हालांकि वह जानती थी कि उसका बेटा हद दर्जे का खुदगर्ज रहा है। पहले भी उसने उन्हें कम दुख नहीं दिए। किशोरावस्था में एक बार देशाटन के लिए उनके कंगन ले उड़ा था। न चिट्ठी न पत्री, रोते रोते उनकी आंखों में रोहे उभर आए थे। 2 साल बाद आया तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चांद से बेटे को सही सलामत देख सारे दुख दर्द भूल गई। फटाफट रामकली की सुंदरी भतीजी शन्नो से ब्याह दिया। सोचा नकेल पड़ते ही लड़का सुधर जाएगा। सुभाष सुधरने के लिए इस धरती पर नहीं आया था। काम धाम कुछ नहीं, दुश्मन अनाज का। जल्दी ही 2 जुड़वा बच्चों को बीवी की कोख में डाल दिया। मन वही का वही बंजारा, वह कब रुकने लगा। कपड़ों की अलमारी में एक नोट छोड़ गया, विदेश जा रहा हूं बस। शन्नो को काट मार गया। अड़ोस पड़ोस वालों ने शन्नो के सामने सुभाष की जन्म पत्री बांच दी। शन्नो ने माथा पीट लिया। शन्नो की सास ने बेटे को तो दोष नहीं दिया, उल्टे बहू को ही कोसने लगी। मरी अगर उसको खुश रखती तो भला वह छोड़कर ही क्यों जाता। दान दहेज का मोह छोड़ खूबसूरती देख सिर्फ 2 जोड़े में बहलाई थी। पास पड़ोस में घर की बेइज्जती ना हो इसलिए शन्नो चुप लगा जाती। बुढ़िया बेटे के इंतजार में एक दिन सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देते देते छत से जो गिरी तो फिर उठ ही नहीं पाई। सास के क्रियाक्रम में काफी रुपया पैसा खर्च हो गया। हाथ खाली पास शन्नो बौखला गई। किराएदार ने किराया बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। बचत के नाम पर बैंक में 10,000 की एफडी, बस इन पैसों में अब काम चलने वाला नहीं, शन्नो ने सोचा। घर से जरा दूर आर्य समाज कन्या पाठशाला थी। उसी में नौकरी पाने के लिए एक दिन वह स्कूल के संस्थापक आनंद बाबू के घर गई। गोरी चिकनी शन्नो की लंबी काठी सुगठित देह और लाचारगी आनंद बाबू से देखी नहीं गई। उसके अस्त व्यस्त जीवन को संवारने के लिए उन्होंने उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। व्यवहार कुशल आनंद बाबू जब भी घर आते बच्चों के लिए अच्छी अच्छी मिठाई और नए नए उपहार ले आते। जन्म के भूखे प्यासे सोनू और मोनू के जीवन में हरियाली आ गई। आनंद बाबू बिना किसी टेंट्रम के टीनेजर बच्चों के चहेते अंकल आनंद बन गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनू मोनू इंग्लिश और मैथ्स की ट्यूशन लेने आज़ाद नगर गए हुए थे। आनंद बाबू भी अपना काम निपटाकर घर जा चुके थे। शन्नो बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर बिस्तर की चादर बदल रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तकिया हाथ में लिए लिए उसने दरवाजा खोला। कोट पैंट पहने, कंधे पर बैग लटकाए, सिर पर बोला हैट लगाए, मुंह में चुरुट दबाए, चमाचम जूता पहने, गोरा चिट्टा सुभाष का रूप धरे कोई अंग्रेज साहब। थोड़ी देर संज्ञा शून्य खड़ी व सामने खड़े फिल्मी अदा से मुस्कराते सुभाष को देखती रही। फिर हकलाती हुई घबराई सी बोली,
कौन? सुभाष तुम? हाँ हाँ मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं, छू कर देख ले। सुभाष ने उसके लंबे बालों को दोनों हाथों में फंसाकर जोर से अपनी ओर खींचा। फिर चेहरे, गले और गले के नीचे गदराए उभार को होठों से रगड़ते हुए उसे बाहों में भरकर यहाँ वहाँ इस तरह सहलाया दबाया कि उसकी नस नस में बिजली तड़क उठी। शन्नू को लगा कि सुभाष पहले से कहीं और गोरा, लंबा, तंदुरुस्त और रंगीला हो गया है क्या करता है? बच्चे 13 साल के हो गए हैं, तुझे शर्म नहीं आती? उसने उलाना देने की कोशिश की, पर सुभाष की गर्म सांसें, चुलबुलाते हाथ उसके बदन के हर हिस्से में घुंघरू बजाने लगे। 13 साल के हो गए तो शर्म काहे की? उन्हें नहीं पता कि मैं उनका बाप हूँ। साले आए कहाँ से हैं? यहीं से ना? उसने उंगली कौंचते हुए कहा। बाप के कौन से फर्ज निभाए हैं तूने सुभाष? सुभाष उसको बोलने दे तब ना। वह तो उसके बदन में इस तरह बिजलियां भरता चला जा रहा था कि वह अपनी लालची देह और उसकी चुगलियों के आगे लाचार होती चली गई। मीठी मीठी बातों और इंग्लैंड से लाए ढेर सारे कीमती उपहारों से उसे सोनू, मोनू और शन्नो को अपने बस में करने में देर नहीं लगी। सुभाष रात भर बैठा शन्नो और बच्चों से तरह तरह की अच्छी बातें करता रहा। किसी को कोई गिला शिकवा करने का मौका ही नहीं दिया। सुभाष ने माँ के मरने का कोई दुख नहीं किया। 2 महीने के अंदर सब कुछ बेच बाच कर सोनू, मोनू और शन्नो को लेकर लंदन चलने की प्लानिंग करने लगा। शन्नो का मन सशोपंज में था, पर उसके पास कोई चारा भी न था। सुभाष की ब्याहता थी। सुभाष के लापता होने के कारण वैसे ही लोगों के मन में उसके प्रति कोई इज्जत, हमदर्दी नहीं थी। यहाँ वहाँ आनंद बाबू को लेकर पीठ पीछे होते भद्दे इशारों से वह पहले ही लहूलुहान पड़ी थी। यहाँ रहने पर सोनू, मोनू के पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह में आने वाली समस्याओं और खर्चों के बारे में सोचकर वह जाने के लिए राजी हो गई। औरत और फिर हाई स्कूल में आर्ट टीचर, उसकी इज्जत और तनख्वाह ही कितनी थी? क्या कर लेगी वह अपने बूते पर? उसने अपने बौनेपन को कोसा। जाते समय भी आनंद बाबू ने बहुत मदद की। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने गए। सोनू, मोनू बहुत एक्साइटेड थे। शन्नो जरूर दुखी थी। अंदर अंदर आनंद बाबू भी खाली खाली और उदास महसूस कर रहे थे। इतने दिनों का साथ था। जैसे जैसे जाने का दिन करीब आता, शन्नो का संशय गहराता जाता था। सुभाष का क्या भरोसा, इतने सपने दिखाकर ले जा रहा है, एक पल नहीं लगेगा उसे तोड़ने में। पर उसके हाथ में क्या है? वह कर भी क्या सकती है? आगे पीछे सहारा देने वाला कोई नहीं है। चाची ने शादी के बाद मुड़कर देखा भी नहीं। जाने कौन से तीरथ गई कि फिर लौटी ही नहीं। आनंद बाबू ने कई बार गीली आंखों से उसे और सोनू, मोनू को देखा। क्या पता कैसा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। न मालूम सुभाष कौन सा गुल खिलाए। परदेश में आनंद बाबू जैसा दोस्त और रहनुमा कहाँ मिलेगा। वह आनंद बाबू से अच्छी तरह विदा भी तो नहीं ले पाई। सारे टाइम पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट और एंट्री क्लियरेंस के लिए चक्कर लगते रहे। जब भी बातचीत का मौका मिलता, सुभाष बस लंदन के गीत गाता। वहाँ की सड़कें शीशे सी चमकती हैं, रोशनी इतनी तेज होती है, सब कुछ ऐसा साफ सुथरा कि कुछ पूछो मत। सारे दिन घूमते रहो, मन करे तो खाना बनाओ, ना मन करे टेक अवे ले लो। न झाड़ू लगाना, न कपड़े धोना, सब काम मशीनों से होता है। वह सोचती सब कुछ मशीन से होता है तो एक दिन हम भी मशीन हो जाएंगे। यहाँ जैसा सूखा वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। सड़क के दोनों ओर लगे मरगिल्ले पेड़ों की ओर देखते हुए उसने कहा, ऐसी हरियाली, ऐसी खूबसूरती कि बस देखते रह जाओ। पैसा भी खूब है, बच्चों की पढ़ाई फोकट में, मकान फोकट में, दवा फोकट में। नौकरी नहीं तो सरकार पैसे देगी, आराम ही आराम है वहाँ। वहाँ तो भिखमंगे भी कोट पहनते हैं। शन्नो को आधी बातें समझ में आती, आधी नहीं। बच्चे जरूर अंग्रेजी फिल्मों, गानों और कपड़ों के बारे में पूछते रहते। रह रहकर शन्नो के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। काश आसपास कोई ऐसा होता जिससे वह कोई सलाह मशविरा ले सकती। लंदन आने पर उसे बहुत बुरा नहीं लगा। सब चीज़ें साफ सुथरी, रोज बासमती राइस और चिकन खाओ, सफ़ेद झकाझक आटे की रोटी, दूध, दही, इफरात। सुभाष डोल पर था, पर उससे क्या? हर हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी जाकर पैसे ले आता। बीवी बच्चों के आने से अलाउंस बढ़ गया था। बिजली, पानी, गैस सब सरकारी खाते में। 2-3 महीने में सजा सजाया काउंसिल फ्लैट भी मिल गया। जिंदगी आसान हो गई। सोनू, मोनू को वांडसवर्थ के अर्नेस्ट बेवन स्कूल में बिना हील हुज्जत के दाखिला मिल गया। दोनों पढ़ने में होशियार थे। बोलने चालने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर 4-5 महीने में सब ठीक ठाक हो गया।
जल्दी ही नए परिवेश में घुल मिल गए। शुरू के दिनों में स्कूल के बच्चे उन दोनों को पाकी, डमडम और स्मेली माउस कहकर चिढ़ाते थे। टीचर मिस एलिस अच्छी और सहृदय थीं। एक बार पंजाब व गुजरात भी हो आई थीं। उसने दोनों को बाईलिंगुअल हेल्प लगा दी। मेहनती बच्चे थोड़े ही दिन में टॉप लिस्ट में आ गए। सोनू और मोनी की रुचियां आपस में मिलती तो थीं, पर दोनों की प्रवृत्तियां बिल्कुल भिन्न थीं। सोनू को एक्टिंग और लिटरेचर पसंद था, वह तेज तर्रार थी। तो लेड बैक मोनू सैलानी तबीयत का था, किताबी कीड़ा, फिलोसफर और कम बोलने वाला। सुभाष की चाल वही बेढंगी। हनीमून बस साल 2 साल ही चला। उसने रात को मिनी कैब चलाने का धंधा अपना लिया। कभी घर आया, कभी नहीं आया। जब भी वह घर आता, शन्नु उससे झगड़ा करते हुए जवाब तलब किया करती। सुभाष बगैर झगड़ा किए, बिना हील हुज्जत के कहता, डोल के पैसे पूरे नहीं पड़ते, बच्चों की ज़रूरतों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए रात को मून लाइटिंग करता हूँ। ये मून लाइटिंग क्या होता है? मुझे चलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। शन्नु हाथ पांव पटकती शेरनी सी गुर्राती। अरे बीबी हो तो नस नस क्या, रेसा रेशा पहचानोगी। वह उसे चिढ़ाने के अंदाज में व्यंग करता। रही मून लाइटिंग की बात, वह है टैक्स से हेरा फेरी, यानी मैं मिनी कैब की कमाई पर टैक्स नहीं देता और डोल पर भी रहता हूँ। शन्नु फुफकारती। उसके हाथों से पे पैकेट उठा लेती। पैसे बचते नहीं तो कम भी नहीं पड़ते। सुभाष जितना भी कमाता बिना किसी हील हुज्जत के उसे दे देता था। बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के साथ वीकेंड पर काम कर थोड़ा बहुत कमाकर अपने शौक पूरे कर लेते। शन्नु ने भी कई बार सोचा कि वह भी कुछ काम कर ले, खाली बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। कई जगह उसने पूछताछ की। स्कूलों में मैथ्स और साइंस की वैकेंसी तो अक्सर होती, पर आर्ट टीचर की वैकेंसी उसने आज तक नहीं देखी। फैक्ट्री और सुपरमार्केट में काम करना उसे पसंद नहीं था। वैसे भी सुभाष ने उससे काम करने के लिए कभी बढ़ावा नहीं दिया। सो या तो वह घर के काम करती या लाइब्रेरी से किताबें लाकर पढ़ती। बाहर आने जाने की आदत छूटती जा रही थी। सोनू मोनू पढ़ाई के साथ साथ लंदन की तेज और उन्मुक्त हवा से खूब प्रभावित हो रहे थे। कुछ अजीबो गरीब लड़के लड़कियां उनके दोस्त बन गए थे। वीकेंड पर टेस्को और मार्क एंड स्पेंसर में काम मिल गया। हाथ में पैसा आया तो हिम्मत भी बढ़ी। बाहर घूमना फिरना, छुट्टियों में बैकपैक लाद कर हिच हाइकिंग करते हुए पर्यटन करना शुरू हो गया। दोनों जब भी कहीं जाते, शन्नु के लिए कोई ना कोई अच्छा सा गिफ्ट जरूर लाते, पर शन्नु को यह सब बेमानी लगता। वह बच्चों की असाधारण बहुमुखी प्रतिभा से अनजान, उनसे तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। सुभाष ज्यादातर बाहर ही रहता। अब जब से सोनू मोनू यूनी गए हैं तो अक्सर दोनों की शामें रेफरेंस लाइब्रेरी में गुजरती। कई बार वो लोग टेम्पिंग भी कर लेते। अक्सर खाना भी वहीं कैंटीन में खा लेते। शन्नु दिनों दिन अकेली होती जा रही थी। उसे लगता वह एकदम फालतू हो गई है, किसी को उसकी जरूरत नहीं है। शायद वह एक डोरमेट है जिसे जो चाहे पैरों तले रौंद दे। इधर कुछ दिनों से शन्नु देख रही थी, सोनू की जीन्स कमर से नीचे खिसकती जा रही है, टी शर्ट ऊंची होती जा रही है। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए उसने नाक और नाभि में नथ पहन लिए, फेदर कट बालों को सुनहरे और लाल रंग में रंगवा लिया। कई दिनों की भरी बैठी शन्नु ने आव देखा ना ताव तड़ तड़ 4 चांटे उसके गालों पर जड़ दिए। सोनू थोड़ी देर भौचक्की खड़ी रही, फिर मम्मी का हाथ पकड़कर कड़की, देख मम्मी, आज तो मार लिया, दोबारा फिर कभी हाथ मत उठाना। यहाँ 18 साल की लड़की बालिग होती है। कई लड़के मेरे दोस्त हैं, चाहूँ तो आज ही घर छोड़ दूँ या पुलिस को बुला लूँ। रोकना चाहती है तो पापा को रोको, जो तुम्हें घर में बिठाकर खुद दिन रात गोरियों के साथ घूमते हैं। मोनू को रोको, जो लड़कों से यारी करता है, जब तक मेरे कपड़े पहनकर गे पार्टीज में जाता है। मैंने कोई ऐसा वैसा काम नहीं किया है। फैशन करना कोई क्राइम नहीं है। हाँ, शन्नु को काटो तो खून नहीं। क्या कह रही है यह बित्ते भर की लड़की? भाई और पापा पर इल्जाम लगाते तुझे शर्म नहीं आती है कमीनी? उसी दिन के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। शन्नु कुछ न कर सकने की हालत में जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, और फिर बुक्का फाड़कर रोने के साथ साथ दीवार से सिर मारने लगी। ओ शिट, ये इंडियन औरतें सच्चाई तो फेस कर ही नहीं सकती, न जाने किस डोडोलैंड में रहती हैं। कहती हुई सोनू ने गर्दन को एक झटका दिया और पैर पटकती हुई अपने छोटे बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर लिया। कमरे के अंदर कानों में वॉकमैन के ईयर प्लग लगा स्टेच्यू की मुद्रा में खड़े रहने की कोशिश करने लगी।
आजकल सोनू की एक स्ट्रीट आर्टिस्ट स्टूडेंट से खूब चल रही है। पिछले 2-3 रविवार से वह कॉन्वेंट गार्डन में उसके साथ ऑस्कर वाइल्ड के द गोल्डन प्रिंस के स्टेच्यू का नाटक खेल रही है। सोनू को अच्छा खासा थ्रिल मिलता है। कई दिलदार लोग तो उसकी टोकरी में 20 पाउंड के नोट तक डाल जाते हैं। शन्नू लड़की का साहस देखकर मन ही मन डर गई। लगा सोनू की इस धमकी में जरूर कोई न कोई सच्चाई है। इधर वह बहुत दिनों से महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर जैसे कोई षड्यंत्र सा हो रहा है। उसका कुछ बहुत कीमती कोई धीरे धीरे चुराता जा रहा है। कोशिश करने के बावजूद वह अपना वह कीमती कुछ सहेज नहीं पा रही है। घर के बाहर जो वातावरण है उसका जो असर परिवार पर पड़ता जा रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा है। रोना छोड़ बस सोचने बैठ गई। सुभाष से कुछ कहना बेकार है। वह तो कोतल घोड़ा है, घर में रहता ही कितना है, और फिर उसके लिए तो कोई बात गलत है ही नहीं। कुछ कहो तो दार्शनिक की तरह कहेगा, नथिंग इज गुड और बैड, जस्ट थिंकिंग मेक्स इट सो। सो अपने आप को बदलो। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है। बेकार परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। लिव इन रोम एज रोमन्स डू, खाओ पियो और मस्त रहो। लिव एंड लेट लिव। क्यों बेकार हर समय सबको टोकती रहती हो, खुद भी रोती हो, दूसरों को भी रुलाती हो। 18 साल की औलाद एडल्ट होती है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्हें अपनी जिंदगी आप जीने दो। टोका टाकी से तुम्हारा ही नुकसान होगा। दिनों दिन अकेली होती जा रही शन्नू की उलझनें बढ़ती जा रही थीं। उसे लगता उसके चारों ओर एक खंदक सी खुद गई है। तभी एक दिन सुभाष 25-26 साल की गोरी को घर ले आया। कहने लगा, यह जूलिया है, कैब ऑफिस में मेरे साथ काम करती है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। ऊपर एटिक वाला कमरा खाली है ना, उसी में रहेगी। नहीं नहीं सुभाष, मुझे कोई टेनेंट वेनेंट नहीं रखना है। इससे कहो कहीं और कोई और घर देखे। टेनेंट नहीं भाई, ये तुम्हारी छोटी बहन की तरह रहेगी, उसने गोरी को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा। मेरी छोटी बहन? तुम्हारी मंशा क्या है सुभाष? खुलकर कहो। रखेल घर लाए हो, सारी शर्म घोल कर पी गए क्या? घर में जवान बच्चे हैं। घर में जवान बच्चे हैं तो क्या, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन्हें फैक्ट्स ऑफ लाइफ नहीं मालूम क्या? जूलिया मेरी गर्लफ्रेंड है। नीचे वाले बेडरूम में तुम रहना, ऊपर यह रहेगी। मैं तुम दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। सुभाष, वह चीखी, तुम कमीने हो यह तो मुझे मालूम था, पर इतने कमीने हो यह मालूम नहीं था। अभी इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं इसकी आंखें फोड़ दूंगी और तुम्हारा सर हथौड़े से कूट डालूंगी। कहकर वह तेजी से फायर प्लेस पर रखे हथौड़े को उठाने लपकी। उसका यह रौद्र रूप देखकर जूलिया डर के मारे सुभाष का हाथ पकड़कर दरवाजे के बाहर भागी और कांपते हुए सुभाष से बोली, शी इज मैड, शी इज रियली मैड, हाउ डू यू लिव विद हर? सुभाष ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे सहज करते हुए कहा, नो नो, शी इज नॉट मैड, शी इज ओनली एंग्री। शी डजंट बिलीव इन कम्युनल लिविंग लाइक यू। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन अ फ्यू डेज। 2-3 दिन सुभाष घर नहीं आया। चौथे दिन शाम को आया। सोनू मोनू में से कोई घर पर नहीं था। बड़ी देर तक शन्नू की खुशामदें करता रहा। शन्नू बेडरूम बंद किए बैठी रही। वह बाहर खड़ा उसकी मिन्नतें करता रहा। देख शन्नू, तू मुझे जानती है, मैं कोई नया काम तो कर नहीं रहा। हमारे यहाँ कई लोगों की 2 पत्नियां थीं। मेरे ताऊ ने ही 2 रखी थीं। मेरे मामा की 2 बीवियां थीं। राजा दशरथ के तो 3 औरतें थीं। सब आपस में सुख से रहती थीं। तू उनकी तरह क्यों नहीं रह सकती? जा, चला जा यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं गया तो मैं तेरा खून कर दूंगी। बता रही हूँ, मैं हर समय अपने पास छुरी रखती हूँ। वह दहाड़ी और दरवाजे की झिर्री में से चाकू के तेज नोक को घुसेड़ दिया। ठीक है शन्नू, जैसा तू चाहे कर, मुझे दोष मत देना। मैं जा रहा हूँ और फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। हाँ, जा, चला जा, जहन्नुम में जा, मर उस गंदी गोरी के साथ, पाल ले हर्बी और एड्स। अपने कपड़े लत्ते समेट कर जब सुभाष चला गया तो वह बाहर आई। रात भर सोचती रही सोनू मोनू को वह क्या और कितना बताए। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो धीरे धीरे खुद को दंड देने लगी। ढेरों व्रत उपवास रखे, गीता रामायण पढ़ी। जब उनसे भी उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ तो वह सबसे झगड़ा करने लगी। मोनू शांत प्रकृति का था। गे होने के कारण वही शन्नू के मानसिक कष्टों को ज्यादा समझता था। उसे शन्नू से सहानुभूति थी, पर संवेदनशील होने के कारण रोज रोज के झगड़े झंझट वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इन्हीं दिनों उसके ह्यूएट पैकार्ड की फ्रेंच ब्रांच में प्रोग्राम राइटर की नौकरी मिल गई और वह फ्रांस चला गया।
हर हफ्ते माँ को फ़ोन कर अपनी राजी खुशी बता देता। शन्नु मोनू से बहुत गुस्सा थी। उसे समझ नहीं आता था कि उसने उसके पालन पोषण में ऐसी क्या कमी बरती कि वह होमोसेक्सुअल हो गया। फ़ोन आने पर वह उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करती, बस हाँ हूँ में जवाब देती। पर किसी हफ्ते अगर मोनू का फ़ोन नहीं आता तो वह बेचैन हो उठती। सोनू से मिन्नतें कर उसे फ़ोन कराती। शन्नु के दुखों का कोई अंत नहीं था। जो कुछ जिस तरह हो रहा था वह सब शन्नु को झेलना नहीं आ रहा था। धीरे धीरे शन्नु का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसका परिवार इतना एबनॉर्मल क्यों है। थोड़े ही दिनों में उसे पैनिक अटैक्स होने लगे। गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी के साथ पेट में भी दर्द रहने लगा। दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर ने उसे गर्दन में पहनने के लिए नेक सपोर्ट का कॉलर दे दिया। इससे उसका रहा सहा कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। मानसिक बीमारियों का इलाज दवा दारू तो होता नहीं। उधर शर्म के मारे शन्नु डॉक्टर को असली समस्या कभी बताती ही नहीं। इस बीच उसे आनंद बाबू और अपना भारत बहुत याद आए। पता नहीं क्या मति मारी गई जो सुभाष के साथ यहाँ चली आई। पूरे 1 महीने बाद सुभाष घर आया। शन्नु कुछ बोली नहीं। वह 2-3 घंटे रहा फिर चला गया। सुभाष अपनी आदत से बाज नहीं आता और शन्नु मुखौटा लगा नहीं सकती। सारी समस्याएं ज्यों की त्यों, सुलझने का कोई नाम नहीं। अस्थिर शन्नु जब तब मौका मिलते ही सुभाष या सोनू पर झपट पड़ती। अच्छा खासा महाभारत छिड़ जाता। सुभाष ज़्यादा बोलता नहीं, कम बोलने में भी उसे अपनी सलामती नजर आती। कभी वह ऊपर एटिक वाले कमरे में दरवाजा बंद करके सो जाता, तो कभी नहा धो कपड़े बदल बाहर चला जाता या फिर रात भर बाहर रहता। शन्नु कुछ कर तो पाती नहीं, कभी रोती, कभी किस्मत को कोसती, कभी सुभाष या औलाद को कोसती। सोनू माँ बाप के झगड़े देख देख कर तंग आ गई थी। बाप से कभी कोई आंतरिक संबंध तो बना ही नहीं, सो उससे कहती भी क्या। अगर कभी कुछ कहती तो वह उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता, देख सोनू, तू एडल्ट है, तुझे जो अच्छा लगे कर, बस खुश रहा कर, बेकार की बहस से दिमाग मत खराब किया कर। तेरी माँ से मेरा कोई झगड़ा नहीं, उसे मेरी आदतें पसंद नहीं, सो उसकी मर्जी। शी कैन लिव द वे शी वांट्स टू लिव। रोज रोज की खिचखिच से तंग आकर सोनू ने एक दिन माँ को आड़े हाथों लिया। मम्मी, तुम पापा के आते इतना शोर शराबा क्यों करती हो? अगर तुम्हारी आपस में नहीं पटती है तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती हो? क्या कहती है हरामजादी, अलग हो जाऊं? अरे अलग हो जाऊंगी तो तुम लोगों के शादी ब्याह का क्या होगा? शादी ब्याह? किसके शादी ब्याह की बात कर रही हो, मेरे या मोनू के? मोनू की शादी क्या करोगी, वह तो गे है। रही मैं तो शादी कभी करूंगी ही नहीं। सच बात तो यह है कि शादी वादी हमारी कुंडली में है ही नहीं। और क्या पाया है तुमने शादी करके? जो कुछ सुख तुम्हें मिला वो शादी से नहीं। आनंद अंकल, अभी सोनू बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि शन्नु जोरों से चीखती हुई सोनू पर झपटी तो डाइनिंग टेबल का कोना उसके पेट में ऐसा धंसा कि वह गिरते ही बेहोश हो गई। घबराई सोनू ने 999 पर फ़ोन करके एम्बुलेंस मंगवाया। मोनू को फ्रांस फ़ोन किया। पापा का कहीं पता नहीं था। दोनों भाई बहन रात भर सेंट जॉर्जेस अस्पताल में बैठे रहे। नर्स ने कहा, यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, घर जाओ, थोड़ा आराम करो, कल शाम आना, तब तक तुम्हारी माँ होश में आ जाएगी। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद जब शन्नु जनरल वार्ड में लाई गई तो दाहिनी तरफ वाला पेशेंट जो तकिए के सहारे उठंग बैठा हुआ था उसे देखकर मुस्कराया। शन्नु को अच्छा लगा, चलो इस दुनिया में कोई तो है जो उसे देख मुस्करा सकता है। ऑपरेशन के कारण शन्नु दर्द से बेहाल थी, पर फिर भी जवाब में मुस्कराती उसने हेलो कहा। उस दिन एनेस्थेटिक प्रभाव में शन्नु सारे दिन जागती और सोती रही। दूसरे दिन सुबह जब वह उठी तो देखा दाहिनी तरफ वाला पेशेंट कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। उस पेशेंट के चेहरे पर छोटी सी फ्रेंच कट दाढ़ी थी जो उसके खूबसूरत चेहरे को गरिमा प्रदान कर रही थी। शन्नु को उठा देख उसने अपनी कुर्सी के रुख को उसकी तरफ मोड़ते हुए कहा, हेलो शान, मेरा नाम रॉबर्टो है। आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल तो तुम दर्द से करा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी आंखों के कोरों पर पड़ी लाफिंग लाइंस उसे और आकर्षक बना रही थी। शन्नु को अपना नया नामकरण शान अच्छा लगा। शान, उसने मन ही मन दोहराया। थैंक यू, आज मैं कल से बेहतर हूँ। तुम कैसे हो रॉबर्टो? बिल्कुल फिट, घोड़े की तरह तंदुरुस्त। 4-5 दिन में मुझे घर जाने की छुट्टी मिल जाएगी, उसने हंसते हुए कहा। ओहो नो, इतनी जल्दी? अभी तो हमारा परिचय हुआ है रॉबर्टो। शन्नु ने कमर में उठ रही जानलेवा दर्द के बीच मुस्कुराते हुए मजाक कहा। रॉबर्टो हल्के से हंसते हुए बोला, अरे अभी तो पूरे 5 दिन बाकी हैं।
तुम्हें भी अगले हफ्ते छुट्टी मिल जाएगी। हाँ सो तो है, मैं कुछ उदास स्वर में बोली। शन्नू को घर की याद से वितृष्णा सी हुई। थोड़ी देर में कमरे में पड़े फूलदार पर्दे और लेटे हुए अन्य पेशेंट्स को देखती रही। फिर उसकी आंखें झप गईं। जब आंख खुली तो उसने देखा रॉबर्टो खिड़की के पास खड़ा फूलों से लदे चेरी और सेब के पेड़ पर खिले नन्हे नन्हे गुलाबी और सफ़ेद पंखुड़ियों को देख रहा है। शन्नू को प्यास लगी। उसने बेड के पास रखे लॉकर पर से गिलास उठाने की कोशिश की तो पेट में लगे टाँकों ने जोरों की टीस मारी। उसने नर्स को पुकारा। नर्स कमरे में नहीं थी। शन्नू की आवाज़ सुनकर रॉबर्टो ने पूछा, पानी चाहिए क्या? शन्नू मुस्कुराई और बोली, यस प्लीज़ रॉबर्टो, थैंक्स। पानी देते हुए रॉबर्टो ने शन्नू की गोल सुडोल और लंबी उंगलियों को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा। शान, उसने शन्नू की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी उंगलियां बहुत सुंदर और आर्टिस्टिक हैं। मेरा मन कहता है तुम स्वभाव से आर्टिस्ट हो। शन्नू के चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट आई। रॉबर्टो को लगा वह मेडोना सी खूबसूरत है। आज काफ़ी दिन बाद शन्नू को लगा उसके नकारे व्यक्तित्व को आज किसी ने पुचकारा है। शन्नू के अंदर की परतों में कंपित हिलोर सी उठी। वह जिंदा है। मुझे नहीं मालूम रॉबर्टो कि मैं आर्टिस्ट हूँ या नहीं। अपने देश के स्कूल में आर्ट पढ़ाया करती थी। पिछले 15 साल से रंग और ब्रश देखे ही नहीं। केवल दुख के काले भूरे रंग घुलते मिलते देखती रही हूँ। कहते हुए उसने गालों पर लुढ़क आए गर्म आंसुओं को टिश्यू से पोंछना चाहा पर पोंछा नहीं। ओहो, कलाकार को कभी रंग और ब्रश अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। रही दुख की बात, वह तो कलाकार की ऊर्जा है। मैं कैनिंजारो हाउस विंबलडन में आर्ट रेस्टोरेशन का काम करता हूँ। एक बार कैनिंजारो हाउस आओ, देखो तो चारों ओर कैसा सौंदर्य बिखरा है। रॉबर्ट उसकी खूबसूरत कलात्मक उंगलियां थपथपाते हुए बोला, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी रॉबर्टो। तुम्हारे साथ बैठकर मैं भी उस अमित सौंदर्य को अपने अंदर समेटूंगी। खुद से प्रॉमिस करती हुई वह मन ही मन बोली। दर्द की लहरों ने एनेस्थेटिक प्रभाव को और बढ़ा दिया। शन्नू रॉबर्टो की संवेदनशील निगाहों की ऊष्मा को अपने अंदर समोती गहरी नींद सो गई। रॉबर्टो उसके सोते हुए चेहरे पर बिखरी करुणा को बहुत देर तक देखता रहा। सरल सहज रॉबर्टो का हृदय शन्नू के दर्द को आत्मसात कर गया। रॉबर्टो को एक साथी असिस्टेंट की जरूरत थी। अगर शान उसके साथ काम करने को राजी हो जाए तो कैसा हो, रॉबर्टो ने सोचा। उसे शन्नू की दर्द से सुलगती आंखें बहुत सुंदर लगीं। शन्नू की जब आंख खुली तो उसने सोनू मोनू को अपने बिस्तर के पास विवर्ण और दुखी चेहरे के साथ खड़े पाया। उसके हृदय में वात्सल्य का आवेग उमड़ा तो उसने दोनों के हाथ पकड़कर सीने पर रख लिए। सोनू मोनू कुछ देर तक बुत बने माँ को देखते रहे, फिर उसके गालों को चूमते हुए बोले, माँ तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे पेट में ट्यूमर था जिसे समय से डॉक्टर ने निकाल दिया। अब तुम्हें जिंदगी की नई लीज मिली है। अब तुम खतरे से बाहर हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। तुम्हारा होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रॉबर्टो परिवार का मिलन बहुत ध्यान से देखता रहा। सोनू मोनू का शन्नू के प्रति लगाव देखकर उसे अपनी पत्नी एमिलिया की याद आ जाती। एमिलिया की ओवरी में कैंसर के बीज पनप रहे थे। भरी जवानी में उसके दोनों फैलोपियन ट्यूब निकाल दिए गए थे, जिसके कारण वह कभी मां न बन सकी। आहत पत्नी की याद से उसकी आंखें अचानक तरल हो उठीं। सोनू मोनू जब भी शन्नू से मिलने आते तो रॉबर्टो से भी बातचीत करते। रॉबर्टो को जीवन का गहन अनुभव था। वह सोनू मोनू के अंदर की खलिश को पहचान गया। अतः वह उनसे समकालीन राजनीति, ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी के साथ साथ उसके कारण बदलती जीवन पद्धति और उससे उभरती जटिल समस्याओं पर भी बात करता। रॉबर्टो को सोनू मोनू असाधारण प्रतिभा संपन्न लगे। उसने शन्नू को बताया। एक दिन उसने सोनू मोनू के जाने के बाद उनके लाए डैफोडिल्स को शन्नू के लिए अस्पताल के बड़े से गुलदान में सजाते हुए कहा, वाकई शान, तुम बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो। इतने खूबसूरत, नेक दिल और इंटेलिजेंट औलाद एक नेचुरल आर्टिस्ट ही पैदा कर सकता है। सच रॉबर्टो, तुम्हारा हर वाक्य मेरे अंदर एक नया इंकलाब भर जाता है। शन्नू ने अपनी लंबी सुडोल उंगलियों को देखते हुए कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। हाउ अबाउट हैविंग डिनर ऑन द डाइनिंग टेबल टुनाइट? नर्स सेड, यू कैन वॉक विद हेल्प। हाउ अबाउट होल्डिंग माई हैंड? ओह दैट्स द ग्रेट प्लेजर रॉबर्टो, आई विल लव इट। शन्नू की आंखों में मुट्ठी भर धूप का उजियारा जगमगा उठा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी मुट्ठी भर उजियारा।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।